नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के पॉलिटी दिस वीक प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण राज्य व्यवस्था और संविधान से जुड़ी हुई खबरों पर आपके साथ विस्तार से बात करते हैं, ताकि इनसे संबंधित आपकी महत्वपूर्ण अवधारणात्मक समझ को बढ़ाया जा सके, जिस समझ का प्रयोग आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों ही स्तरों पर कर सकें, अपनी परीक्षा को क्वालिफाई करने की अपनी संभावनाओं को बढ़ा सके। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इस सप्ताह राज्य व्यवस्था या संविधान से जुड़ी हुई कौन सी खबरें थी जो लगातार चर्चा में रही। पहली खबर है भारत सरकार पर एक्स कंपनी, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, तो एक्स कॉरपोरेशन के द्वारा केस किया गया है। ये केस कर्नाटक हाईकोर्ट में किया गया है। तो ये केस क्या है और इसमें आईटी अधिनियम 2000 की किन धाराओं के संदर्भ में बातचीत आती है, किन धाराओं का संदर्भ आता है, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। साथ ही न्यायाधीश निष्कासन की प्रक्रिया भी लगातार चर्चा में रही। आप जानते हैं कि हमारे देश में जो बजट सत्र है वो चल रहा है, संसद का बजट सत्र चल रहा है, और उसके संदर्भ में वित्त विधेयक पर चर्चा करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वित्त विधेयक 2025 प्रस्तुत किया जा चुका है। साथ ही न्यायिक नियुक्ति और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन भी चर्चा में एक बार फिर है, तो इसको भी जानेंगे, इसके पूरे संदर्भ को समझने का प्रयास करेंगे। इन सभी खबरों पर विस्तार से बात होगी और सबसे पहले बात होगी भारत सरकार पर एक केस से संबंधित। भारत सरकार पर ये जो केस है ये किसके द्वारा किया गया है? एक्स कॉरपोरेशंस के द्वारा किया गया है, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, ट्विटर इंक के नाम से जाना जाता था। इसने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कंटेंट को ब्लॉक करने के आदेश जारी करने के तरीके को लेकर के कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कंटेंट को, यानी सामग्री को ब्लॉक करने से संबंधित आदेश जारी करने के तरीके के बारे में, यानी आदेश पर नहीं बल्कि उसके तरीके को लेकर के इसने प्रश्न खड़ा किया है और उसके संदर्भ में एक याचिका को कर्नाटक हाईकोर्ट में, आप कह सकते हैं, एक याचिका दायर की है। एक्स का तर्क क्या है, यानी एक्स कॉरपोरेशन का तर्क क्या है? इसका तर्क है कि जो ब्लॉकिंग आदेश है वे केवल आरटीआई अधिनियम, माफ कीजिएगा, आईटी अधिनियम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत ही जारी किए जाने चाहिए, न कि धारा 79(3)B के तहत। यानी सीधे तौर पर कहना है कि जो धारा 69A है उसके तहत सामग्री को ब्लॉक करने के संबंध में आदेश दिए जाने चाहिए। सरकार ने जो आदेश दिए हैं वो 69(79)(3)B के तहत दिए हैं। याचिका में किस प्रकार के मुख्य बिंदु उठाए गए हैं, किस प्रकार के तर्क दिए गए हैं, इन तर्कों को जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे एक्स का दावा है कि सरकार धारा 69A की प्रक्रिया को दरकिनार करके धारा 79(3)B का दुरुपयोग कर रही है। यानी उसको अगर ब्लॉकिंग करनी है, किसी भी कंटेंट को ब्लॉक करना है, तो उसको आईटी अधिनियम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम की धारा 69A का प्रयोग करना चाहिए, न कि धारा 79(3)B का। धारा 69A सरकार को संप्रभुता, सुरक्षा, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और सार्वजनिक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर आदि के लिए सामग्री यानी कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार देती है, लेकिन इसके लिए उचित प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करना भी आवश्यक होता है। यानी सरकार को आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार है, लेकिन उस ब्लॉक करने की प्रक्रिया में उसे उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा, ड्यू प्रोसेस का पालन करना होगा, और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का, गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का भी पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2015 में श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में स्पष्ट किया था कि जो ब्लॉकिंग है वो केवल धारा 69A के तहत ही वैध है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में, जो वर्ष 2015 का है, उस केस का नाम है श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ का मामला है, उसमें स्पष्ट कर चुकी है कि अगर कोई भी कंटेंट ब्लॉक होता है, कोई सामग्री ब्लॉक होती है, तो वे केवल आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत ही वैध होगी। जब हम धारा 79 की बात करती है, तो धारा 79 इंटरमीडियरी, जो आप कह सकते हैं इंटरमीडियरी, जो प्रदाता हैं, जो सेवा प्रदाता है, सर्विस प्रोवाइडर हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रूप में हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, या
आप कह सकते हैं इंस्टाग्राम हो, को तीसरे पक्ष की सामग्री के लिए उत्तरदायित्व से छूट प्रदान करती है। यानी जो सूचना आप प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है, आईटी अधिनियम 2000 है, उसकी धारा 79 इंटरमीडियरी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी इंस्टाग्राम है, फेसबुक है या एक्स है, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उस पर अगर कोई भी व्यक्ति कोई सामग्री डालता है तो उस सामग्री के लिए वो व्यक्ति ही जिम्मेदार है, ये प्लेटफॉर्म उसके लिए जिम्मेदार नहीं माने जा सकते। तो इनकी जिम्मेदारी को ये छूट प्रदान करता है आईटी अधिनियम की धारा 79। लेकिन धारा 79(3)(b) के तहत छूट तब मान्य नहीं रह जाती जब इंटरमीडियरी सरकार द्वारा अवैध सामग्री को हटाने की सूचना मिलने के बावजूद इसे नहीं हटाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर चाहे एक्स हो, चाहे फेसबुक हो या चाहे इंस्टाग्राम हो, इस पर किसी के द्वारा कोई सामग्री डाल दी गई है और ये सामग्री उचित प्रकार की सामग्री नहीं है और सरकार इन संस्थाओं को कहते हैं कि इस सामग्री को आप क्या कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। तब भी अगर ये सामग्री नहीं हटाई जाती है, तब ये धारा 79 के अंतर्गत जो इंटरमीडियरी को छूट मिली हुई है, तब ये छूट वैध नहीं रह जाएगी धारा 79(3)(b) के तहत। एक्स का तर्क यह है कि सरकार इस प्रावधान का जो उपयोग है वो ब्लॉकिंग आदेश के रूप में कर रही है, जो कि अवैध है। तो एक्स ने अपने तर्क दिए हैं और इस मामले को लेकर के वो कर्नाटक उच्च न्यायालय में गई है। तो अब देखते हैं कि कर्नाटक उच्च न्यायालय इस पर क्या महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। तो आईटी अधिनियम की 2 धाराएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे लिए। कौन कौन सी धाराएं महत्वपूर्ण हो जाती है? एक धारा महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पर 69A और दूसरी धारा महत्वपूर्ण हो जाती है 79 और 79(3)(b), जिसके संदर्भ में ये पूरा टॉपिक हमारे सामने चर्चा में आया है। न्यायाधीश निष्कासन की प्रक्रिया पिछले सप्ताह लगातार चर्चा में रही, विशेष रूप से दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज पर लगातार उठते प्रश्नों की वजह से। तो हम हमारे देश में न्यायाधीशों को हटाने की क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके संदर्भ में कुछ संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। जब हम न्यायाधीशों को हटाने की बात करते हैं तो आपने एक शब्द सुना होगा, महाभियोग। लेकिन भारतीय संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में महाभियोग शब्द का प्रयोग न्यायाधीशों के लिए नहीं हुआ है। हालांकि उस न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के अंतर्गत हम इस शब्द का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन संविधान में उनके लिए रिमूवल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो भारत में न्यायाधीशों को हटाने का जो संवैधानिक प्रावधान है वो कहां पर दिया गया है? वो संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 124(4) में। और अनुच्छेद 124(4) में किसके लिए दिए गए हैं? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं। और अनुच्छेद 218 में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के आप कह सकते हैं कि संवैधानिक प्रावधान प्रदान किए गए हैं। न्यायाधीशों को किस आधार पर हटाया जा सकता है? न्यायाधीशों को 2 आधार पर हटाया जा सकता है। कौन कौन से 2 आधार हैं? एक आधार है सिद्ध कदाचरण यानी प्रूवन मिसबिहेवियर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी न्यायाधीश मिसबिहेव करता है, गलत व्यवहार करता है, गलत आचरण करता है और वो गलत आचरण प्रूव हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो इस आधार पर उसको हटाया जा सकता है एक प्रक्रिया के माध्यम से। और दूसरा आधार क्या है? दूसरा क्षमता, इनकैपेसिटी, यानी अगर ये सिद्ध हो जाए, ये पता लग जाए कि न्यायाधीश जो है वो इनकेपेबल है अपने दायित्वों का निर्वहन करने में, तो ये भी आधार हो सकता है उसको हटाने का। इसकी अगर हम व्याख्या की बात करें तो संविधान में इन दोनों ही शब्दों की किसी प्रकार की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हम इनके बारे में थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कदाचारण का मतलब है जानबूझकर किया गया दुराचार, भ्रष्टाचार या ईमानदारी की कमी या नैतिक पतन। और जब हम इनकैपेसिटी की बात करते हैं, अक्षमता की बात करते हैं, तो उसका मतलब है कोई शारीरिक या मानसिक स्थिति जिससे न्यायिक कार्य प्रभावित हो, जिससे वो अपने दायित्वों के निर्वहन में ठीक तरीके से सक्षम न हो। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया की अगर हम बात करें, ये तो संवैधानिक प्रावधानों की बात हुई, लेकिन ये संवैधानिक प्रावधान तो कर दिए गए, लेकिन न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, उसका प्रोसेस क्या होगा? तो उस प्रोसेस की चर्चा कहां पर की गई है? न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को
ये अधिनियम नियंत्रित करता है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। इसके अंतर्गत न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के अंतर्गत अगर हम प्रस्ताव की बात करें तो ये जो प्रस्ताव है ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही उस प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है। लेकिन लोकसभा में अगर न्यायाधीशों को हटाने की के संबंध में प्रस्ताव पेश करना है तो उसके लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। और अगर प्रस्ताव राज्यसभा में पेश करना है तो उसमें राज्यसभा के 50 सांसदों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। इस प्रस्ताव को जो पीठासीन अधिकारी होते हैं यानी जो लोकसभा का अध्यक्ष है या राज्यसभा का सभापति है, इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकता है या अस्वीकार भी कर सकता है। मान लीजिए ये प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो स्वीकार करने के बाद एक जांच समिति स्थापित की जाती है। प्रस्ताव स्वीकार होने पर 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया जाता है। इस 3 सदस्यीय जांच समिति में कौन होगा? इसमें होंगे सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या एक न्यायाधीश। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश, सामान्य तौर से वरिष्ठतम न्यायाधीश, इसमें शामिल होगा। साथ ही संबंधित हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश, संबंधित हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो भी शामिल होंगे और एक प्रतिष्ठित न्यायविद इसमें शामिल होता है। समिति जो है वो न्यायाधीश पर लगाए गए आरोपों की जांच करती है, साक्ष्यों को एकत्र करती है, गवाहों से जिरह करती है, गवाहों से पूछताछ करती है और समिति रिपोर्ट संसद को सौंप देती है। ये जो जांच समिति है ये अपनी रिपोर्ट संसद को सौंप देगी। इसके बाद संसद के प्रत्येक सदन को ये प्रस्ताव पारित करना पड़ता है, चाहे वो राज्यसभा में प्रस्ताव पहले दिया गया हो या लोकसभा में, दोनों ही सदनों को ये प्रस्ताव पारित करना होगा। और प्रस्ताव जो पारित होता है वो विशिष्ट बहुमत से, विशेष बहुमत से पास करना होता है। और विशेष बहुमत की जब हम बात करते हैं तो उसका सीधा सा मतलब है कि कुल सदस्यता का 50% से अधिक और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत इसके अंतर्गत आदि जरूरी होता है अगर प्रस्ताव पारित करना है। यानी विशेष बहुमत का सीधा सा मतलब है कि जो कुल सदस्य संख्या है उस सदन की, उसका आधा से अधिक और उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सांसदों का समर्थन उसमें आवश्यक होता है, बहुमत उसमें आवश्यक होता है। तो ये जो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है, उनके रिमूवल की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हमने बात कर ली। आप ये जानते हैं कि संसद का बजट सत्र चल रहा है और संसद का बजट सत्र के दौरान हाल ही में वित्त विधेयक 2025 पेश किया गया है। तो सबसे पहले वित्त विधेयक के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। वित्त विधेयक का सीधा सा मतलब होता है राजकोषीय मामलों जैसे कि सरकार का व्यय और सरकार का राजस्व, उससे संबंधित अगर कोई मामला है, उससे संबंधित कोई विधेयक पेश किया जाता है तो वित्त विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। यानी सरकारी व्यय, सरकारी खर्च और जो सरकार को राजस्व प्राप्त होता है उससे संबंधित विधेयक को वित्त विधेयक के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। इसमें सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली जो राशि है और जो उसका उपयोग है उसका पूरा विवरण होता है। वित्त विधेयक के सामान्यतः अगर आप संविधान में तकनीकी शब्दावली को ध्यान में रखें तो वित्त विधेयक के 3 रूप होते हैं, एक धन विधेयक, एक वित्त विधेयक 1 और एक वित्त विधेयक 2। जब हम धन विधेयक की बात करते हैं तो उसके संबंध में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। वित्त विधेयक के संबंध में जो प्रावधान है वो 117 में किया गया है। एक का उल्लेख 117(1) में किया गया है और एक का उल्लेख 117(3) में किया गया है। तो इसके बारे में किस प्रकार के उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं उनको देख लेते हैं। पहले धन विधेयक के संबंध में अनुच्छेद 110 में, भारत के संविधान अनुच्छेद 110 में किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं उनको देख लेते हैं। जैसे अगर भारत की संचित निधि से कोई धन निकालने की व्यवस्था की जाती है अथवा कराधान से संबंधित कोई मामला होता है, तो वो टैक्सेशन से संबंधित कोई मामला होता है तो वो धन विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। यहां पर भी विशेष तौर से ध्यान में रखना है, एक होता है चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और एक होता है चार्ज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी जो भारत की संचित निधि पर चार्ज ऑन होता है, इसके लिए ये नॉन वोटेबल होता है और ये धन विधेयक के रूप में इसको पेश किया जाता है। जब हम चार्ज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये वोटेबल होता है, इसके लिए वोटिंग होती है और ये वित्त विधेयक के रूप में पेश होता है और वित्त विधेयक 2 के रूप में पेश होता है जिसकी व्यवस्था संविधान के आर्टिकल 117 में आपको
देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये अंतर करने की आवश्यकता है। तो भारत की संचित निधि से जो ऐसे फंड है चार्ज ऑन CFI है और टैक्सेशन से संबंधित जो मामले हैं वो धन विधेयक के रूप में पेश किए जाते हैं, या भारत सरकार द्वारा अगर कोई ऋण लिया जाता है, ऋण से संबंधित व्यवस्था होती है, वो भी धन विधेयक के रूप में पेश की जाती है। धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणन देने की आवश्यकता है। यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही क्यों किया जाता है? क्योंकि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और लोकसभा के अध्यक्ष का ही निर्णय अंतिम होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, और इसकी कहीं भी समीक्षा नहीं की जा सकती, यानी न्यायालय जो है वो इसकी समीक्षा नहीं कर सकता। धन विधेयक का जो प्रस्तुतिकरण होता है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक एक प्रकार का सरकारी विधेयक होता है और केवल मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। सरकारी विधेयक का मतलब क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई सदस्य, COM का सदस्य ही इसको प्रस्तुत करेगा। इससे बाहर का कोई सदस्य इसको प्रस्तुत नहीं कर सकता। इसको प्रस्तुत करने वाला जो सदस्य होगा वो मंत्री ही होगा, का मंत्री परिषद का ही सदस्य होगा। प्रक्रिया क्या है? जब हम विशेष प्रक्रिया की बात करते हैं धन विधेयक से संबंधित, ये तो सामान्य प्रक्रिया हुई, तो विशेष प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 109 में दिया गया है। वो विशेष प्रक्रिया क्या है? लोकसभा में पारित होने के उपरांत राज्यसभा के विचारार्थ धन विधेयक को भेजा जाएगा और राज्यसभा को इस पर विचार करने के लिए कितना दिन माना जाता है? 14 दिन। अगर 14 दिन के भीतर राज्यसभा इसको वापस नहीं भेजती है तो धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता, न ही इसमें किसी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है। केवल अपनी सिफारिश 14 दिनों के भीतर राज्यसभा कुछ कर सकती है और वो सिफारिशें मानने का अधिकार भी लोकसभा के पास होता है। राज्यसभा की सिफारिशों को मानना लोकसभा के लिए अनिवार्य नहीं होता। ये एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 109 में किया गया है। अगर हम वित्त विधेयक 1 की बात करते हैं तो इसके संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं वो अनुच्छेद 117(1) में किया गया है। इसके बारे में भी जान लेते हैं। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित जो अन्य विधायी प्रावधान है जो धन विधेयक का हिस्सा नहीं है वो वित्त विधेयक 1 के रूप में पेश किए जाते हैं। ये विधेयक 2 मामलों में धन विधेयक के समान होता है। 2 मामले कौन कौन से हैं? एक तो ये, इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता और इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से धन विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से वित्त विधेयक 117(1) के अंतर्गत आने वाले विधेयक को भी प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है और इसे भी केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। इस प्रकार से वित्त विधेयक 2 मामलों में धन विधेयक के समान होता है। अन्य सभी प्रक्रियाओं में एक सामान्य विधेयक की तरह ही संसदीय प्रक्रिया का पालन होता है। अगर हम वित्त विधेयक 2 की बात करते हैं तो इसके संबंध में संवैधानिक प्रावधान 117(3) में हमें प्राप्त होते हैं। इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? अनुच्छेद 110 जो धन विधेयक से संबंधित है में उल्लिखित कोई भी प्रावधान इसके अंतर्गत शामिल नहीं होता। यानी आप कह सकते हैं कि अगर अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक के जो भी प्रावधान है वो यहां पर शामिल नहीं होंगे। भारत की संचित निधि से व्यय से संबंधित प्रावधान इसमें शामिल होते हैं और सभी मामलों में सामान्य बिल होता है। यानी इस तरह से नहीं है, इसे लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है और सामान्य विधेयक की तरह इसको पास किया जा सकता है। भारत की संचित निधि से व्यय से संबंधित प्रावधान इसमें शामिल होते हैं। अभी हमने बात की थी चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और चार्ज्ड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जो चार्ज्ड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात है, जो जिसके लिए वोटिंग होती है, जो वोटेबल होता है, वोटिंग होती है, इससे संबंधित जो प्रावधान है वो 117(3) में वित्त विधेयक के रूप में पेश किए जाते हैं। तो यहां पर हमने तीनों के अंतर को देख लिया। अब हम देखते हैं न्यायिक नियुक्ति और जो NJAC से संबंधित प्रावधान है। यानी बात लगातार ये भी उठी है कि न्यायाधीशों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले हमारे सामने आ इसलिए रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया में गड़बड़ी है। तो न्यायाधीश किस प्रकार से नियुक्त होते हैं और उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को बदलने का किस प्रकार से प्रयास किया गया है,
उसको थोड़ा समझ लेते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति के द्वारा किसकी सिफारिश पर की जाती है? कॉलेजियम की सिफारिश पर किया जाता है। कॉलेजियम में अगर हम बात करें तो कॉलेजियम में अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश कॉलेजियम में शामिल होते हैं। और जब हम हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश की बात करते हैं तो उसमें सीजेआई यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। यानी हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के मामले में कॉलेजियम 3 न्यायाधीशों से मिलकर के बनता है और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में कॉलेजियम 5 न्यायाधीशों से मिलकर के बनता है। कॉलेजियम की व्यवस्था किस प्रकार से हमारे सामने आई? कॉलेजियम की जो व्यवस्था है ये सेकंड जज केस के नाम से जाना जाता है, जो कि 1993 का केस है और इसके माध्यम से कॉलेजियम की व्यवस्था हमारे सामने आती है। इसी प्रकार से थर्ड जज केस है जो कि 1998 का है, जिसके अंतर्गत कॉलेजियम में सदस्यों की संख्या के मामले में कुछ मामूली परिवर्तन किए गए थे। तो सेकंड जज केस और थर्ड जज केस विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। और इससे पहले जो फर्स्ट जज केस है, फर्स्ट जज केस जिसे एसपी गुप्ता केस के नाम से भी जाना जाता है, ये कब का है? 1982 का है, जिसमें यह माना गया था कि जब राष्ट्रपति सीजीआई से न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कंसल्टेशन करते हैं तो वो कंसल्टेशन जो वो सिफारिश होती है उसको मानना अनिवार्य राष्ट्रपति के लिए नहीं है। लेकिन बाद में कॉलेजियम की व्यवस्था को डेवलप किया गया और फिर थर्ड जज केस से कॉलेजियम में न्यायाधीशों की संख्या में भी एक बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है। तो यहां से कॉलेजियम व्यवस्था की शुरुआत होती है, विशेष तौर से सेकंड जज केस 1993 से। और कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की। संवैधानिक प्रावधान क्या है इनसे संबंधित? जब हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात करते हैं तो उनके संबंध में संवैधानिक प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 124 में है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए, अनुच्छेद 124 में लिखा हुआ है। मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अनिवार्य है जब तक कि उनकी स्वयं की नियुक्ति हो। नियुक्ति को छोड़ करके अगर मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ही नियुक्ति होगी तो उनके संबंध में अगर नियुक्ति स्वयं की नियुक्ति को छोड़ करके अगर जो मुख्य न्यायाधीश से संबंधित ही नियुक्ति जुड़ी हुई है तो उनको छोड़ दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं, सामान्य तौर से एक प्रक्रिया स्थापित है कि जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में होगी। तो कॉलेजियम से जिसकी नियुक्ति होने जा रही है उसको बाहर कर दिया जाएगा, कॉलेजियम में उसको शामिल नहीं किया जाएगा। जब हम अनुच्छेद 217 की बात करते हैं तो वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेने की बात कहता है। कॉलेजियम प्रणाली की अगर बात करें तो नियुक्ति और स्थानांतरण की जो प्रणाली है ये दोनों ही कॉलेजियम प्रणाली से नियंत्रित होती है। जजों द्वारा ही जजों की नियुक्ति इसको कहा जाता है और स्थानांतरण, हस्तांतरण नहीं, इसको लिखना चाहिए यहाँ। स्थानांतरण से संबंधित जो निर्णय किए जाते हैं जजों की, चाहे नियुक्ति से संबंधित निर्णय हो चाहे स्थानांतरण से संबंधित निर्णय करने हो, वो कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर किए जाते हैं। संविधान में कॉलेजियम प्रणाली का जिक्र नहीं है। कहां पर है? सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, किसी कानून में भी जिक्र नहीं है। इसका विकास किस प्रकार से हुआ है कॉलेजियम प्रणाली का? न्यायाधीशों के निर्णयों के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के माध्यम से कॉलेजियम प्रणाली का विकास हुआ है। आप देख सकते हैं फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस और एक फोर्थ जज केस भी है जिसको हम जो एनजेएसी का केस है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का केस है, उसको फोर्थ जज केस के रूप में भी कई बार संबोधित कर दिया जाता है। तो वो क्या मामला है? तो ये जो कॉलेजियम प्रणाली है इस पर कई तरह के सवाल भी खड़े किए जाते हैं। जैसे एक सवाल ये किया जाता है कि ये पारदर्शी प्रक्रिया नहीं है, ट्रांसपेरेंसी वाली प्रक्रिया नहीं है, जिससे न्यायाधीशों की नियुक्ति में कई प्रकार की गलतियां भी हो सकती हैं और इसको सुधारने की आवश्यकता है। और न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीशों द्वारा ही क्यों किया जाए, ये तो अपने आप में एक बहुत नया व्यवस्था है।
क्यों न इसमें कार्यपालिका की भूमिका को स्थापित किया जाए। और कार्यपालिका की भूमिका को स्थापित करने के लिए संसद ने वर्ष 2014 में एक कानून भी पारित किया, जिसको हम नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के नाम से जानते हैं, जो कि 99वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत पेश किया गया था। और इसने एनजेएसी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। इसका उद्देश्य था न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण में पारदर्शिता लाना। और इसकी संरचना इस प्रकार थी कि इसमें 3 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होंगे, 2 बाहरी प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे और एक कानून मंत्री, यानी एक प्रकार से 6 व्यक्ति शामिल होंगे। संसद और 20 राज्यों ने इसे मंजूरी भी प्रदान कर दी थी, यानी ये संसद से पारित हो चुका था। और क्योंकि हाईकोर्ट के जजों की भी नियुक्ति का मामला था, इसलिए आधे या आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी इस पूरे जो बिल में आवश्यक थी। और आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी मिल चुकी थी, क्योंकि 20 राज्यों ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी थी। लेकिन इसे अधिसूचित करने से पहले ही, इसका नोटिफिकेशन आने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी गई और इसे न्यायिक स्वतंत्रता में एक हस्तक्षेप माना गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इस जो बिल था, ये एनजेएसी से संबंधित, राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग से संबंधित, इसको स्थापित करने से संबंधित, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे खारिज कर दिया गया और कॉलेजियम प्रणाली ही वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति के रूप में चल रही है। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न देख लेते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आईटी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा के तहत ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉक किया जा सकता है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए धारा 69A, ऑप्शन बी धारा 65A, ऑप्शन सी धारा 66A या ऑप्शन डी धारा 144। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायाधीशों के निष्कासन के लिए किन आधारों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता, ऑप्शन बी सिद्ध कदाचरण और अक्षमता, ऑप्शन सी राजनीतिक हस्तक्षेप और अनैतिक आचरण, ऑप्शन डी पद के दुरुपयोग और पक्षपातपूर्ण रवैया। अगला प्रश्न है, धन विधेयक निम्नलिखित में से किसकी अनुमति से पेश किया जा सकता है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी आरबीआई गवर्नर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 124, ऑप्शन बी अनुच्छेद 148, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76, ऑप्शन डी अनुच्छेद 217। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।